और 91 92 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाएंगे, हर जगह पूछी जाएंगे। नाइन्टी वन भी हर जगह पूछी जाएगी, 92 भी हर जगह पूछी जाएगी। 91 में आपका मोचन का अधिकार, 92 में प्रत्यासन, इसका अधिकार ये दिया गया। और 92 में जिसे कहते हैं सबरोगेशन, प्रत्यासन का अधिकार, वो है क्या? जब एक व्यक्ति उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज, जो ऑब्लिगेशन ये इंपोज किए गए ये दूसरे को ट्रांसफर कर दे, तब ये कहा जाता है कि प्रत्यासन हुआ। और प्रत्याशित कौन हुआ? वो दूसरा व्यक्ति जिसको लाइबिलिटीज ट्रांसफर हुई है। एक व्यक्ति किन्हीं लाइबिलिटीज से, किन्हीं ऑब्लिगेशन इनके अधीन है, और वो अपनी लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशन को दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। तो जिसको ट्रांसफर हो रही है, चाहे लाइबिलिटीज है चाहे ऑब्लिगेशन, इसे इस पहले व्यक्ति के अधिकारों में प्रत्याशित हुआ, यह कहा जाएगा। प्रत्याशन एक टेक्निकल, एक तकनीकी शब्द है जो इस बात का बोध देता है कि कोई व्यक्ति जो मूल रूप से किन्हीं अधिकारों का धारक नहीं है, लेकिन उसे किसी ढंग से किसी व्यक्ति के अधिकारों का धारक यह बना दिया जाए। और इस दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्याशन जो सेक्शन 92 में है, उसके बारे में इस ढंग से बोलना थोड़ा ठीक नहीं है कि ऑब्लिगेशन, क्योंकि ऑब्लिगेशन ट्रांसफर नहीं होता 92 में। 92 में जो कुछ ट्रांसफर हो रहा है वो अधिकार है, ऑब्लिगेशन ये तो बाध्यता है। और जब कुछ बाध्यताओं को डिस्चार्ज कर देता है एक व्यक्ति, तब वो कुछ अधिकारों का धारक हो जाता है, और ऐसा वो सेक्शन 92 के प्रभाव से होता है। इससे सेक्शन 92 इसके प्रभाव से चूंकि वो धारक हो रहा कुछ अधिकारों का, इसलिए इसे विधिक प्रत्याशन ये भी कहते हैं, क्योंकि सेक्शन 92 कानून का भाग है, वो टीपीए का भाग है, और टीपीए कानून है। और सेक्शन 92 जिस व्यक्ति को कुछ अधिकार ये ट्रांसफर करेगा, वो व्यक्ति, ठीक है, पूर्व के व्यक्ति के अधिकारों में प्रत्याशित हुआ, यह समझा जाएगा। ये विधिक प्रत्याशन का उदाहरण है। और सेक्शन 92 जब हम लोग देखेंगे तब देखेंगे ये दो भागों में विभक्त हो रहा है। सेक्शन 92 का पैरा 1 जो विधिक प्रत्याशन की बात करेगा, अर्थात टीपीए स्वयं ये कहेगी कि अगर ये लाइबिलिटीज इस व्यक्ति के द्वारा डिस्चार्ज कर दी गई, तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति के अधिकारों में प्रत्याशित हुआ, समझा जाएगा। तो सेक्शन 92 फर्स्ट पैरा में विधिक प्रत्याशन की बात करेगा, क्योंकि विधि अपने प्रभाव से एक व्यक्ति को दूसरे के अधिकारों में प्रत्याशित कर रही है, उसमें अन्य कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, पक्षकारों का कोई रोल ये नहीं है, पक्षकारों का कोई रोल नहीं। मीनिंग देयर बाय कहने का अर्थ ये कि एक पक्षकार कुछ बाध्यताओं का निर्वहन इसे करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा, उन अधिकारों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से जिनको वो प्राप्त कर लेगा प्रत्याशन के नाते से, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वो कोई प्रयास ये नहीं कर रहा है। वो जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ इतना है कि कुछ बाध्यताएं हैं, उनका निर्वहन वो कर रहा है, बस। जैसे ही वो निर्वहन करना, ठीक है, पूर्ण करेगा, वह कुछ अधिकारों में प्रत्याशित हुआ समझ लिया जाएगा, प्रत्याशित हुआ समझ लिया जाएगा, मीनिंग देयर बाय कुछ अधिकारों का धारक ये मान लिया जाएगा। इसलिए इसे विधिक प्रत्याशन ये कहेंगे। ये लीगल सबरोगेशन है। कारण ये कि इसे करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए इन अधिकारों को कोई कुछ नहीं कर रहा,
जो कुछ कर रहा है वो कुछ अधिकारों का कुछ लाइबिलिटीज इनका डिस्चार्ज है और कुछ नहीं कर रहा है। जबकि सेकंड पैरा में क्या होगा कि जो व्यक्ति प्रत्याशन का लाभ लेगा, प्रत्याशन का लाभ लेगा मीनिंग देयर बाय जो व्यक्ति प्रत्याशित हुआ समझा जाएगा, ये व्यक्ति पहले व्यक्ति से संविदा करार ये करेगा कि वो लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर देगा जो इस पहले व्यक्ति पर है, लेकिन उसे उस व्यक्ति के अधिकारों में प्रत्याशित होना चाहिए जिसके प्रति इसकी लाइबिलिटीज को ये डिस्चार्ज करेगा। कहने का अर्थ ये कि एक बंधक करता है एक बंधकदार के प्रति, ठीक है, लाइबिलिटीज से युक्त है क्योंकि बंधककर्ता ने बंधकदार से धन ले रखा है और बंधकदार के प्रति उसे इस बाध्यता का उन्मोचन, इस बाध्यता का निर्वहन ये करना है। वो जो धन उससे बंधक धन के रूप में ले रखा है उसे वापस करे, ये उसकी बाध्यता है। अब एक व्यक्ति है, उसने सिर्फ बंधककर्ता को यह धन उधार दे दिया और कहा लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दीजिए आप, तो बंधककर्ता ने उठाई उस धन से वो लाइबिलिटी जो उसकी बंधकदार के प्रति है, बंधक धन को चुकाने की, प्रति समुदाय की, वो उसे डिस्चार्ज कर दी। तो ये व्यक्ति जिसने उधार दिया है ये बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित हुआ नहीं समझा जाएगा, यद्यपि इसी के पैसे थे बंधककर्ता ने बंधकदार के प्रति उसकी जो बाध्यता है उसका निर्वहन किया, इसी का पैसा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसके बाद भी ये उधार देने वाला व्यक्ति ये बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसने उधार दिया है पैसा, पैसा उधार देना और बंधकदार के बंधक का मोचन कराना ये तो अलग अलग बात है। सेक्शन 92 पैरा 1 जहां विधिक प्रत्याशन है, वहां जो लोग प्रत्याशित होंगे वे बंधकदार के बंधक का मोचन कराएंगे और चूंकि वे बंधकदार के बंधक का मोचन करा लेंगे इसलिए वे बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित होंगे। नीचे बंधकदार के बंधक का मोचन नहीं कराया उसने बंधकदार के बंधक धन के भुगतान के लिए धनराशि उधार दी है, किसको? बंधककर्ता को। तो इन दोनों व्यक्तियों के, ठीक है, अधिकारों में भेद होना ही चाहिए क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों की भूमिकाओं में भेद है। प्रथम व्यक्ति बंधक का मोचन करा रहा है और दूसरा व्यक्ति बंधक के भुगतान हेतु, बंधक धन के भुगतान हेतु धनराशि उधार दे रहा है। और सेक्शन 91 और धारा 60 इन्हें मिलकर पढ़ने से हम लोगों को यह बात पता लग गई है कि बंधक का मोचन ये निश्चित व्यक्ति करा सकते हैं, हर कोई बंधक का मोचन नहीं करा सकता। एक तो बंधक करता है धारा 60 के मुताबिक वो बंधक का मोचन ये करा सकता है, सहबंधकदार ये बंधक का मोचन ये करा सकता है। कहां? सेक्शन 91 के मुताबिक। बंधककर्ता का कोई प्रतिभूति ये मोचन करा सकता है। बंधक संपत्ति या बंधक की साम्या, बंधक संपत्ति ये बंधक की साम्या नहीं, मोचन की साम्या। इसमें कोई हित या कोई भार ये रखने वाला व्यक्ति ये बंधक का मोचन करा सकता है, बाकी तो कोई है ही नहीं जो बंधक का मोचन करा सके। तो चूंकि ये लोग बंधक का मोचन करा लेते हैं और ये बंधक करता नहीं है, ये बंधक करता थोड़ा ही है।
लेकिन बंधक का मोचन कराने का हक इन्हें सेक्शन 91 से मिला है। तो जब ये लोग बंधक का मोचन करा लेंगे, ठीक है, और इन्हें बंधक का मोचन कराने का हक ये दिया क्यों गया, ये कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि बंधक का मोचन कराने का हक इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि ये बंधक संपत्ति में हित रखते हैं, ये बंधक संपत्ति में पर भार रखते हैं, और अगर इन्हें मोचन का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो इन्हें नुकसान हो जाने की संभावनाएं ये भी रहेंगी। इसलिए सेक्शन 91 में बंधककर्ता के अलावा बंधक का मोचन कराने का हक कुछ व्यक्तियों को यह दिया गया। अब चूंकि ये व्यक्ति बंधककर्ता तो है नहीं, और इन्होंने, ठीक है, बंधककर्ता के द्वारा जिस संपत्ति का बंधक किया गया था उसका मोचन कराया है। क्यों? क्योंकि ये बंधक का मोचन कराने में हितबद्ध थे, ठीक है, चाहे प्रतिभू हो और चाहे बंधक संपत्ति पर हित या भार रखने वाला व्यक्ति हो, चाहे मोचन की साम्या में हित या भार रखने वाला व्यक्ति हो, ये सब क्या है? ये सब बंधक का मोचन कराने में हितबद्ध लोग। और चूंकि बंधककर्ता बंधक का मोचन कराने के लिए आबद्ध व्यक्ति है, अब वो नहीं कर रहा, हित तो इनका भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए सेक्शन 91 में इन सबको मोचन का अधिकार दिया गया। अब मोचन इन लोगों ने करा दिया तो जाहिर सी बात है जिस बंधकदार के हित का मोचन इन लोगों ने कराया है उस बंधकदार के हितों में इन्हें प्रत्याशित या उस बंधकदार के अधिकारों में इन्हें प्रत्याशित होना ही चाहिए। ठीक है, इक्विटी यही कहती है, साम्या यही कहती है। भाई जो ऑब्लिगेशन आपको डिस्चार्ज करना था मिस्टर ए के प्रति, आप कर नहीं रहे थे, और आपके उस डिस्चार्ज में मेरा हित ये भी इन्वॉल्व है। तो चूंकि आप नहीं कर रहे थे इसलिए हमने उस ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज ये कर दिया। तो हमें तो मिस्टर ए के अधिकारों में प्रत्याशित होना ही चाहिए, क्योंकि आपको मिस्टर ए के प्रति किसी लायबिलिटी को डिस्चार्ज ये करना था, या तो आप कर नहीं रहे थे या इस बात की संभावना थी कि आप नहीं करेंगे। क्योंकि उस लायबिलिटी के डिस्चार्ज में मेरा ये हित था तो हमने उस लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया। तो मिस्टर ए के अधिकारों में हमें आना चाहिए, ये न्याय साम्य और शुद्धताकरण की मांग है। इसलिए सेक्शन 92 पैरा 1 कानूनी तौर पर इस व्यक्ति को हक देता है कि वह व्यक्ति जो बंधककर्ता से भिन्न है किंतु जिसने बंधक का मोचन कराया है, और मोचन कराने का हक कहां मिला उसे? सेक्शन 91 से। कौन कौन लोग हैं जो बंधककर्ता के अलावा हैं और मोचन करा सकते हैं, उनकी लिस्ट 91 में ही है। उसमें 3 श्रेणियों के व्यक्ति ये बताए गए। अगर उन्होंने मोचन करा लिया तो सेक्शन 92 का पहला पार्ट ये कहता है कि वे उस बंधकदार के, ठीक है, हित में प्रत्याशित हुए समझे जाएंगे जिस बंधकदार के हित का मोचन वो कराएंगे। इसी को प्रत्याशन का अधिकार ये कहा गया। और चूंकि ये सेक्शन 92 पैरा 1 इससे इनेक्ट है और सेक्शन 92 ये कानून का भाग है, इसलिए इसको जो नाम दिया जाता है वो नाम क्या है? विधिक प्रत्याशन। इसे विधिक प्रत्याशन कहते हैं। इस सेक्शन 92 पैरा 1 में लिखा नहीं है विधिक प्रत्याशन की हेडिंग के साथ, लेकिन फिर भी इसे विधिक प्रत्याशन ही कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग आईपीसी में 304 पढ़ते हैं, वहां पैरा 1 पैरा 2 ये करके लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी 304 पैरा 1 304 पैरा 2 उसे ऐसे ही पढ़ते हैं। ऐसे यहां विधिक प्रत्याशन हेडिंग नहीं दी गई है, लेकिन इसी को विधिक प्रत्याशन ये कहा जाता है। क्योंकि ये व्यक्ति इसने मोचन कराया है
बंधकदार के हित का। अब ये एक बात हुई। अब दूसरी बात, एक व्यक्ति है, इसने मोचन नहीं कराया, क्योंकि मोचन का हक ये निश्चित व्यक्तियों को है। मोचन का हक सबको तो है नहीं कि चाहे जो कोई आए और चाहे जो कोई मोचन ये कराकर चला जाए। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। सेक्शन 91 उन व्यक्तियों की सूची ये उपलब्ध कराता है जो मोचन कराएंगे। आप उस व्यक्ति की श्रेणी में नहीं है जो मोचन करा सकता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने बंधक करता क्यों? वह धनराशि उधार दी जो उसे बंधक का मोचन कराने के लिए, ठीक है, जरूरत है, और उसने मोचन ये करा दिया। अब चूंकि आपने धनराशि उधार दी है, अब ये फर्क समझे कि धनराशि उधार देने से उसकी संपदा का कोई कर्तव्य आपके प्रति उत्पन्न नहीं हुआ, उसकी संपदा का कोई कर्तव्य उत्पन्न नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है, क्योंकि कर्तव्य ये तो जीवित व्यक्ति पर उत्पन्न हो सकता है, संपदा जीवित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं है, इसलिए सेंटेंस ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जस्ट टू अंडरस्टैंड, उसकी संपदा का कोई, ठीक है, उपयोग आपकी इस धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने धनराशि उधार दी है। आपने धनराशि कैसी दी? उधार दी। और उधार चुकाने का जो दायित्व है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत दायित्व होता है। ठीक है, व्यक्तिगत ये दायित्व है, पर्सनल लायबिलिटी है कि पर्सनली वो उस दायित्व को चुकाए, और नहीं चुकाता तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा है। और फिर अगर उसकी संपत्ति को आप कुर्क और, ठीक है, विक्रय कराने के लिए न्यायालय से आवेदन करते हैं, तो आदेश 21 की प्रक्रिया के मुताबिक अगर आवश्यकता होगी तो उसकी संपत्ति की कुर्की और विक्रय करके आपको आपका पैसा ये दिलाया जाएगा। लेकिन पूर्वबंध और विक्रय, इसकी डिग्री उसकी संपदा के खिलाफ यह प्राप्त कर लेने का हक आपको नहीं होगा। क्यों? आप बंधकदार नहीं हैं और आप, ठीक है, बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित हुए हो, ऐसा भी नहीं है। और बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित क्यों नहीं हुए? क्योंकि आप सेक्शन 91 की लिस्ट में नहीं हैं। आपने सिंपल ये धनराशि उधार दी है। ठीक है, और जब आप किसी को उधार के रूप में कोई धनराशि देते हैं तो वह धनराशि एक्शनेबल क्लेम तो हो सकता है, किंतु वह बंधक के रूप में या बंधक धन के रूप में प्रवर्तित नहीं हो सकती वह धनराशि जब तक बंधक किया ना गया हो। या तो बंधक किया गया हो भाई, जब तक बंधक किया नहीं गया, क्योंकि बंधक तो संविदा के माध्यम से होगा और संविदा प्रस्ताव प्रतिग्रहण इस सबके माध्यम से होगी। तो इस व्यक्ति ने जिसने धनराशि उधार दी, इसने बंधक किया तो नहीं, और बंधक का मोचन कराने का हक इसके पास था नहीं, क्योंकि बंधक का मोचन कराने का हक वो तो निश्चित व्यक्तियों के पास है। तो फिर इसे इसके द्वारा दी गई धनराशि, इसके प्रति समुदाय को सुनिश्चित करने के लिए बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित ये क्यों किया जाए? तो धनराशि उधार दी तो ये बंधककर्ता के खिलाफ अपनी धनराशि के लिए व्यक्तिगत अधिकार ये रखेगा। ये बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित ये कैसे हो जाएगा? ठीक है ना? इसलिए ये दो बातें अलग अलग हो जाती हैं। हां, एक बात हो सकती है कि ये जो व्यक्ति है जो बंधककर्ता को धन उपलब्ध करा रहा है, काहे के लिए? बंधक धन के भुगतान के लिए, ये इससे संविदा कर रहे हैं।
वह धन तो उपलब्ध करा देगा बंधक धन के भुगतान के लिए उधार के तौर पर, लेकिन जिस बंधकदार के हित को, ठीक है, आप मोचित कराएंगे मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से, उसके अधिकारों में हम प्रत्याशित होंगे। ये संविदा अगर ये व्यक्ति कर ले किससे, बंधककर्ता से, तो फिर ये उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित हो भी सकता है, ठीक है, जिसके हित का मोचन इसके द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि से कराया जाएगा। ये संविदा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह धनराशि जो उधार के तौर पर दी गई वह अनियोज्य दावा है और उसका प्रतिसंधान है, किसी भी ढंग से सुरक्षित ये नहीं है। जबकि अगर कोई धनराशि जिसके लिए बंधक निर्मित किया गया है तो उसका प्रतिसंधान ये सुरक्षित है, तो बंधक की स्थिति ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है उस व्यक्ति के लिए जो उधार के तौर पर धनराशि उधार देता है, ठीक है ना, उसके लिए यह स्थिति ज्यादा लाभप्रद है। तो इस लाभप्रद स्थिति को ऑटोमेटिकली उस दशा में पैदा क्यों किया जाए जब आपको मोचन का अधिकार था ही नहीं, ठीक है, तो बिना किसी संविदा के यह अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता। सेक्शन 92 पैरा 1, वहां तो जो लोग मोचन कराएंगे उन्हें 91 के मुताबिक मोचन का अधिकार है, वो मोचन करा रहे, बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित ये हो रहा है, ठीक है, वो ठीक है, उन्हें मोचन का अधिकार है, उन्होंने अपने उस विधिक अधिकार के प्रवर्तन में बंधककर्ता के द्वारा रखी गई बंधक संपत्ति का मोचन ये करा लिया। क्यों? क्योंकि उस बंधक संपत्ति में वे स्वयं हितबद्ध है और बंधक का मोचन कराया जाए इसमें उनका हित है, और बंधककर्ता उस बंधक संपत्ति का मोचन कराएगा या नहीं कराएगा इसमें थोड़ा संदेह है, इसलिए उन्हें मोचन का अधिकार दिया गया। उन्होंने मोचन करा लिया, वे बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित ये हो गए। अब ये व्यक्ति उस बंधकदार के हित को धारित करेंगे जिस बंधकदार के हित का मोचन उन्होंने कराया है, उसके अधिकारों में वे प्रत्याशित हुए समझ लिए जाएंगे। अब उस बंधकदार के अधिकार इन व्यक्तियों को, यहां तक तो बात ठीक ही है, यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बंधककर्ता को धन ये उधार ये दे रहा है, यहां पर दो स्थितियां हो सकती हैं। एक, उधार देने वाले व्यक्ति ने ये बंधककर्ता से इस प्रकार की संविदा ये कर लिया कि धन तो हम उधार देंगे और आप मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से बंधक धन का भुगतान करके अपनी संपत्ति का मोचन ये करा लेना, लेकिन हम बंधकदार के, ठीक है, बंधकदार यानी उस बंधकदार के जिसके हित का मोचन कराया जा रहा है उसके अधिकारों में प्रत्याशित होंगे, ये संविदा आ गई तब तो बात ठीक है। ये धन उधार देने वाला व्यक्ति ये उस बंधकदार के, ठीक है, हित के लिए प्रत्याशित हुआ ये समझा जाएगा। लेकिन अगर संविदा नहीं है, सिर्फ धन उधार दिया है, तो फिर इसे उस बंधकदार के, ठीक है, अधिकारों में प्रत्याशित हुआ ये क्यों मान लिया जाए? फिर तो उसने धन उधार दिया है और धन उधार दिया है तो फिर ठीक है, ये अपने धन की वसूली के लिए मुकदमा लाए, ये बंधकदार के हित का इस्तेमाल ये कैसे कर लेगा? अर्थात ये उस बंधकदार के समान जिसके हित का मोचन कराया गया है, उस बंधकदार के समान विक्रय या प्रोबंध इसके अधिकार ये कैसे रखेगा? ये थोड़ी लाभप्रद स्थिति है, और ये लाभप्रद स्थिति बंधक के समय बाहर इससे ही उत्पन्न होगी, इसके अलावा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये ऑटोमेटिकली व्यक्ति अपनी इच्छा से उत्पन्न कर ले, ये कैसे हो जाएगा?
इसलिए ऐसा बोला जाता है कि प्रत्यासन दो प्रकार का है। आपसे जब पूछा जाता है कि प्रत्यासन क्या है, ये कितने प्रकार का है, ये कहां है, तो प्रत्यासन सेक्शन 92 में है। और प्रत्यासन क्या है? प्रत्यासन का अर्थ है एक ऐसा संव्यवहार, ठीक है, जिसमें व्यक्ति किसी व्यक्ति के, ठीक है, किसी व्यक्ति के, किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति के प्रति जो बाध्यताएं हैं उनका निर्वहन करने के उपरांत उस व्यक्ति के अधिकारों को, ठीक है, धारण कर लेता है। जिस व्यक्ति के प्रति बाध्यताओं का निर्वहन ये किया जाना था, ये स्वयं उन बाध्यताओं का निर्वहन कर देता है। उस व्यक्ति के स्थान पर जिसके द्वारा इन बाध्यताओं का निर्वहन किया जाना था, और जब ये इस प्रकार का निर्वहन कर देता है तो ये उस व्यक्ति के अधिकारों में, ठीक है, प्रत्याशित हुआ समझा जाता है। अर्थात ये उस व्यक्ति के अधिकारों का धारक हो जाता है जिसके प्रति बाध्यताओं का निर्वहन ये किया जाना था, और ये अधिकार इसे उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हो जाते हैं जिसकी बाध्यताओं का निर्वहन इसने किया था, अर्थात जिसे बाध्यताओं का निर्वहन करना था। यही प्रत्यासन है। ये कितने प्रकार का है? ये दो प्रकार का है। एक विधिक प्रत्यासन है और दूसरा अभिसमयात्मक या कन्वेंशनल, ठीक है, प्रत्यासन है। ये दो प्रकार का प्रत्यासन ये होता है, ठीक है। अभिसमयात्मक प्रत्यासन ये संविदा के माध्यम से उत्पन्न होता है, और जो विधिक प्रत्यासन है ये कैसे उत्पन्न होगा? ये कानून की प्रक्रिया इससे उत्पन्न होगा। इसे कानून स्वयं उत्पन्न कर देगा। आप देखें सेक्शन 92 पैरा 1 कहता धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से, क्योंकि उसके अलावा किसी को बंधक का मोचन कराने का हक नहीं है, या तो बंधक करता है, ये सेक्शन 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति, इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए 92 पैरा 1 में कहता है धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से बंधककर्ता से भिन्न कोई भी, क्योंकि सेक्शन 91 में बंधककर्ता का अधिकार नहीं है। बंधककर्ता का मोचन का अधिकार कहां है? धारा 60 में। और बंधककर्ता, इसके लिए प्रत्यासन का अधिकार सृजित करने का कोई अर्थ भी नहीं। भाई बंधककर्ता उसका तो दायित्व ही है बंधक का मोचन कराने का, ठीक है। वो बंधककर्ता और बंधकदार दोनों थोड़ी हो सकता है। वो हित का मोचन कराएगा, ठीक है, बंधकदार के, अर्थात वो बंधक संपत्ति का मोचन कराएगा और बस उसकी बंधक संपत्ति उसे वापस मिल जाएगी, बात खत्म हो गई। इसमें प्रत्यासन की तो कोई बात आई नहीं, ना प्रत्यासन होना चाहिए यहां पर। इसीलिए ब्रैकेट में लिखा बंधककर्ता से भिन्न। यानी प्रत्यासन किसके पक्ष में होगा? वो सेक्शन 91 के लोग जो कि बंधककर्ता से भिन्न नहीं, वो जब मोचन कराएंगे तभी प्रत्यासन के अधिकार के उत्पन्न होने की जरूरत भी है और तभी प्रत्यासन का अधिकार उत्पन्न होगा भी। अन्यथा की दशा में न तो प्रत्यासन के अधिकार के उत्पन्न होने की कोई आवश्यकता है और न ही प्रत्यासन का अधिकार ये उत्पन्न होगा। दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो कहता है कि धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से बंधककर्ता से भिन्न कोई भी, और कोई भी सहबंधक करता है, ठीक है, क्योंकि सहबंधक करता इसे भी सेक्शन 91 में, ठीक है, आपका मोचन का अधिकार ये मिला है। कैसे मिला? किन शब्दों में? जिसका बंधक संपत्ति में कोई हित है, ये मोचन की साम्या इसमें कोई हित है, ये बंधक की संपत्ति में, ठीक है, कोई भार है, या तो बंधक संपत्ति में तो उसका भी हित है सहबंधक करता का, ठीक है। तो सहबंधक करता ये भी मोचन पूरी संपत्ति का ये करा सकता है, और अगर वो पूरी संपत्ति का मोचन कराता है तो वो तो सहबंधक करता है, उसे कायदे में एक हिस्से का मोचन कराना चाहिए, एक हिस्से का मोचन कराना चाहिए, अर्थात बंधक धन टोटल जितना है
उसमें उसे आनुपातिक कंट्रीब्यूशन ये करना चाहिए, ठीक है ना। वो पूरा काहे मोचन कराए, अगर वो सह बंधक करता है, ठीक है, तो वो पूरे बंधक धन इसको देकर के पूरी बंधक संपत्ति का मोचन क्यों कराए, वो तो आनुपातिक कंट्रीब्यूशन ये करेगा। लेकिन उसने अगर पूरी बंधक संपत्ति का मोचन करा लिया, ठीक है, तो एक हिस्सा तो उसे देना ही था, ठीक है ना। तो उसके लिए वो बंधकदार के, ठीक है, अधिकारों में प्रत्याशित हुआ समझा जाएगा। लेकिन बाकी, ठीक है, बाकी के लिए तो वो सहबंधक करता है ही, ठीक है। तो कहता है कि धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से बंधककर्ता से भिन्न कोई भी और कोई भी सहबंधक करता उस संपत्ति को जो बंधक के अधीन है मोचन कराने पर, वहां तक जहां तक कि ऐसी संपत्ति के मोचन, पूर्वबंध या विक्रय का संबंध है, वे ही अधिकार रखेगा जिन्हें बंधककर्ता के या किन्हीं अन्य बंधकदार के विरुद्ध वह बंधकदार रखता है जिसके बंधक का वह मोचन कराता है। आपने किसी, ठीक है, आप धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति है, आपने एक बंधक संपत्ति जिसके कई सारे बंधक कराए गए, क्योंकि प्रत्याशन तभी आएगा, ठीक है, एक संपत्ति के कई सारे बंधक ये कराए गए या एक ही बंधक कराया गया, जो भी स्थिति है, आपने उसका मोचन करा लिया। तो जहां तक संपत्ति के पूर्वबंध, ठीक है, विक्रय या मोचन के अधिकारों का संबंध है, आपके वे ही अधिकार होंगे जो इस बंधकदार के, ठीक है, जो इस बंधकदार के जिसके हित का मोचन आपने कराया है। पूर्वबंध, विक्रय और मोचन, सह बंधकदार को भी मोचन का अधिकार मिला हुआ है। अगर कई सारे बंधक एक ही बंधक संपत्ति के किए गए तो हर पार्श्विक बंधकदार को अपने पूर्विक बंधकदार के, ठीक है, बंधक का मोचन कराने का हक यह है, ठीक है ना। तो सेक्शन 92 तो प्रत्याशन की बात कर रही है, तो सेक्शन 92 तो हर दशा की बात करेगी, उस दशा की भी बात करेगी जबकि किसी भी बंधक संपत्ति का सिर्फ एक बंधक किया गया है, और उस दशा की भी बात करेगी जबकि एक ही बंधक संपत्ति के कई सारे बंधक ये कर दिए गए, ठीक है। दोनों दशाओं की बात सेक्शन 92 करेगी। अगर किसी भी बंधक संपत्ति का सिर्फ एक बंधक ये किया गया है और आपने सेक्शन 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति होने के कारण उस बंधक संपत्ति का मोचन करा लिया जिसका सिर्फ एक बंधक किया गया, तो आप उस बंधकदार के, ठीक है, हित के प्रत्याशित व्यक्ति ये माने जाएंगे, और प्रत्याशन के अधिकार के नाते आप उस बंधकदार के अधिकारों को अर्जित कर लेंगे, और तब आपको इस बंधक संपत्ति के संबंध में जो अधिकार प्राप्त होगा वो अधिकार कौन सा होगा, या तो पूर्वबंध या विक्रय, यही प्राप्त होगा क्योंकि बंधकदार के अधिकार यही है। या अगर बंधकदार रिसीवर अपॉइंट करने का हक यह रखता था तो वो भी प्राप्त हो जाएगा, जो भी स्थिति। लेकिन अगर उसी बंधक संपत्ति के अनुक्रमिक कई बंधक किए गए और आपने एक बंधकदार के हित का, ठीक है, मोचन ये करा लिया, ठीक है, सेक्शन 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति होने के कारण ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि प्रत्येक पार्श्विक बंधकदार को अपने पूर्विक बंधकदार के हित का मोचन कराने का हक यह है। आपने सिर्फ एक का मोचन कराया है, ठीक है, तो मोचन कराया ना, आपने मोचन कराया ना, तो बंधकदार के नाते भी तो आपको मोचन का अधिकार है। मोचन का अधिकार सिर्फ बंधककर्ता किसी के पास थोड़ी है, ये बंधकदार के पास भी हो सकता है उन दशाओं में जबकि दशा सेक्शन 91 की हो, क्योंकि सह बंधकदार ये भी तो सेक्शन 91 में मोचन कराने के लिए हकदार व्यक्ति, इसीलिए सेक्शन 92 में लिखा है कि वे सारे व्यक्ति जो धारा 91 में निर्दिष्ट है
और जो बंधककर्ता से भिन्न है। यदि किसी बंधक संपत्ति का मोचन कराते हैं तो जिस बंधकदार के हित का वो मोचन कराते हैं, उस बंधकदार को अगर कोई मोचन का ये अधिकार प्राप्त था, अगर उसे कोई पुरोबंध का अधिकार प्राप्त था, अगर उसे कोई विक्रय का अधिकार प्राप्त था, तो ये व्यक्ति जो सेक्शन 91 में निर्दिष्ट है और जिसने इस बंधकदार के हित का मोचन कराया है, ये इस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशित हुआ समझा जाएगा और इसे मोचन, पुरोबंध और विक्रय के वे ही अधिकार होंगे जिनका प्रयोग वह बंधकदार कर सकता था। यानी अब यह भी उसी बंधकदार के समान, ठीक है, बंधककर्ता के विरुद्ध या अन्य कोई भी व्यक्ति हो जिनके विरुद्ध वह अपने बंधक धन की वसूली के लिए पुरोबंध और विक्रय के अधिकारों का प्रयोग कर सकता था, करेगा। ठीक है, अगर मोचन के अधिकार का प्रयोग कर सकता था तो करेगा। इतने सारे अधिकार उसी बंधकदार के हासिल हो जाएंगे और बंधकदार के अधिकार सेक्शन 91 की दशा में, यानी मध्यवर्ती बंधकदार होने की दशा में, ठीक है, आपके मोचन के अधिकार भी प्राप्त होते, क्योंकि सेक्शन 91 पाश्चिक बंधकदार को या सह बंधकदार को मोचन का अधिकार देती है। पूर्वी बंधकदार जो सबसे पहला बंधकदार है उसे मोचन का अधिकार नहीं होता। वो किसका मोचन कराएगा? क्योंकि मोचन का अधिकार किसका है? पाश्चिक बंधकदार का या सह बंधकदार का। ठीक है, इनका मोचन का अधिकार है। बाकी जो सबसे पहली बार बंधकदार होगा उसे जो अधिकार मिलेगा वो तो पुरोबंध और विक्रय, बस इतना ही है। इसके अलावा कैसे हो जाएगा भाई? एक संपत्ति का एक बंधक 2000 रुपए के लिए, दूसरा बंधक 1000 रुपए के लिए, तीसरा बंधक 500 रुपए के लिए। तो जो सबसे पहला बंधक है उसे जो हक मिलेगा वो तो पुरोबंध और विक्रय इसी का होगा। उसके बाद जो पाश्चिक बंधकदार है उन्हें अपने पूर्वी बंधकदार के बंधक का मोचन का अधिकार भी है और अपने से नीचे वाले को, ठीक है, अपने से नीचे वाले और बंधककर्ता, इन दोनों के विरुद्ध पुरोबंध और विक्रय इसका अधिकार भी है। ठीक है, क्योंकि अगर वो बंधककर्ता के विरुद्ध पुरोबंध और विक्रय का अधिकार ये प्रयोग कर लेंगे तो नीचे वालों के खिलाफ ऑटोमेटिकली पुरोबंध और विक्रय का अधिकार ये प्रयोग हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो समय में पहले होंगे। ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों बंधकदार हैं। तो बी की स्थिति यह है कि बी चाहे तो एक को जो ए का जो बंधक है उसका मोचन करा ले। बी की स्थिति ऐसी है और बी की स्थिति ऐसी भी है कि वह बंधककर्ता के विरुद्ध पुरोबंध और विक्रय इसकी डिग्री ये प्राप्त कर ले अपने बंधक धन के समुदाय के न होने की दशा में। और अगर वह बंधककर्ता के विरुद्ध पुरोबंध या विक्रय की डिग्री प्राप्त करता है तो सी के खिलाफ तो ऑटोमेटिकली पुरोबंध और विक्रय की डिग्री हो जाएगी, क्योंकि बी सी से पहले है और बी पुरोबंध और विक्रय करा लेगा तो सी के लिए बचेगा ही क्या? ठीक है, तो बी को पुरोबंध, विक्रय और मोचन तीनों के हक है। सी को मोचन के हक है, पुरोबंध और विक्रय के हक है, किंतु सिर्फ बंधककर्ता के खिलाफ, बाकी किसी के खिलाफ नहीं है। ठीक है, और बी की स्थिति ऐसी है कि उससे मोचन का अधिकार ए के विरुद्ध है। ठीक है, ऊपर की ओर है, क्योंकि मोचन का अधिकार हमेशा ऊपर की ओर होता है। सी बी को ए के खिलाफ मोचन का अधिकार भी है। ठीक है, और उसे पुरोबंध और विक्रय का अधिकार ये बंधककर्ता के खिलाफ भी है और सी के खिलाफ भी है। क्यों? क्योंकि अगर वो पुरोबंध और विक्रय बंधककर्ता के खिलाफ कराएगा तो सी के खिलाफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जहां तक एक ही स्थिति है उसे बी और सी दोनों के खिलाफ पुरोबंध और विक्रय के अधिकार हैं, किंतु उसे मोचन का अधिकार किसी के खिलाफ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ए से ऊपर कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि बंधककर्ताओं को, ठीक है, मोचन के अधिकार हो, ये तो सामान्य बात है,
लेकिन बंधकदारों को भी मोचन का अधिकार हो, पुरोबंध और विक्रय तीनों अधिकार हो, ये संभव है। ठीक है ना, इसीलिए यहां लिखा है सेक्शन 92 में कि अगर कोई व्यक्ति है जो सेक्शन 91 का निर्दिष्ट व्यक्ति है और बंधककर्ता से भिन्न है, यह लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, किंतु कानून स्पष्टता के साथ अधिनियमित ये किया जाता है, इसलिए लिखा है क्योंकि सेक्शन 91 में जो लोग हैं वो बंधककर्ता से भिन्न नहीं है। बात मेरी क्लियर है, दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्यों? ठीक है, तो सेक्शन 91 इसमें जो निर्दिष्ट व्यक्ति हैं वे बंधककर्ता से भिन्न ही होंगे। तो सेक्शन 91 में जो निर्दिष्ट व्यक्ति हैं जो कि बंधककर्ता से भिन्न है, ये अगर किसी बंधकदार के हित का मोचन कराते हैं तो ये उस बंधकदार के हितों में प्रत्याशित हुए समझे जाएंगे जिस बंधकदार के हित का ये मोचन कराएंगे, उसके हितों में प्रत्याशित हुए समझ लिए जाएंगे। अर्थात उस बंधकदार के हितों के धारक, उस बंधकदार के अधिकारों के धारक ये व्यक्ति हो जाएंगे। उस बंधकदार के अधिकार कौन से हो सकते हैं? तो उस बंधकदार के अधिकार मोचन के भी हो सकते हैं, उस बंधकदार के पुरोबंध और विक्रय इसके अधिकार भी हो सकते हैं। यह बंधकदार ऐसा भी हो सकता है कि इसे मोचन, पुरोबंध और विक्रय तीनों अधिकार मिले हुए हो। ये बंधकदार ऐसा भी हो सकता है कि इसे सिर्फ, ठीक है, पुरोबंध और विक्रय के अधिकार हो। ठीक है, ये संभव है। हमने आपको उदाहरण देकर बताया कि मान लीजिए एक बंधक संपत्ति के 3 बंधक किए गए, तो जो सबसे पहला बंधकदार होगा उसे मोचन का अधिकार नहीं होगा, उसे जो अधिकार होगा केवल पुरोबंध और विक्रय का। ए है, सबसे पहला बंधकदार ए है, उसके बाद बी और सी है। तो ए मोचन किसका कराएगा? क्योंकि अभी सेक्शन 94 हम लोग देखेंगे, वो कहेगा मोचन हमेशा ऊपर की ओर और पुरोबंध और विक्रय हमेशा नीचे की ओर। ये प्रिंसिपल है। ठीक है, आप मोचन कराएंगे किसका? क्योंकि मोचन का अधिकार पाक्षिक बंधकदार का है। सेक्शन 91 और आपका 94 इसका सम्मिलित प्रभाव यह आएगा कि ए क्योंकि पाक्षिक बंधकदार नहीं है, ए पूर्विक बंधकदार है। ठीक है, इसलिए ए मोचन के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। वो जो अधिकार प्रयोग कर सकता है वो केवल पुरोबंध या विक्रय जो उसे प्राप्त हो, उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। और जब उस अधिकार का प्रयोग करेगा तो बंधककर्ता के खिलाफ करेगा तो बी और सी के खिलाफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि बी और सी उसके बाद है। ठीक है, अगर बी चाहे कि वो पुरोबंध या विक्रय और मोचन के अधिकारों का प्रयोग करना चाहे तो वो तीनों कर पाएगा, क्योंकि वो मोचन का करना चाहे तो सी का नहीं कर सकता क्योंकि सी से पहले है वो, लेकिन ए का मोचन करा सकता है। ठीक है, क्योंकि मोचन ऊपर की ओर, मोचन ऊपर की ओर, ये एक प्रिंसिपल, एक कहावत है कि मोचन ऊपर की ओर, पुरोबंध विक्रय नीचे की ओर। ठीक है, अभी जब सेक्शन 94 हम लोग पढ़ेंगे तो ये स्थिति ज्यादा क्लियर होगी, लेकिन सेक्शन 94 बस जस्ट आने को ही है, इसलिए उसकी चर्चा हमने शुरू कर दी। तो बी मोचन अगर कराना चाहता है तो किसका कराएगा? ए का। और पुरोबंध विक्रय कराना चाहता है तो वो बंधककर्ता के खिलाफ कराएगा, सी के खिलाफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और सी अगर चाहे, ठीक है, तो स्थिति क्या बनेगी? सी चाहेगा तो मोचन तो वो बी और ए दोनों का करा सकता है, लेकिन पुरोबंध और विक्रय केवल बंधककर्ता के विरुद्ध ए और बी के खिलाफ नहीं करा पाएगा, क्योंकि समय में वो सबसे नीचे है। इसलिए यहां पर समझने की जरूरत यह है कि एक बंधकदार के मोचन के, पुरोबंध और विक्रय तीनों अधिकार हो सकते हैं। जब हम एलएलबी में थे तो हमें इसी पर मिसकंसेप्शन होना शुरू हो जाता था कि ये कैसे लिखा है,
कि वह व्यक्ति जो सेक्शन 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति है और जो बंधककर्ता से भिन्न है, ठीक है, अगर किसी बंधकदार के हित का मोचन कराता है तो वह, ठीक है, उस बंधकदार के जो मोचन, पुरोबंध और विक्रय के अधिकार हैं उनमें प्रत्याशित हुआ समझा जाएगा। अब मेरी समझ में आ रहा है, यह बंद हो जाता था कि मोचन का अधिकार तो बंधकदार का है ही नहीं, तो यह कैसे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति किसी बंधकदार के हित का मोचन कराएगा वह उस बंधकदार के मोचन, पुरोबंध और विक्रय के अधिकारों में प्रत्याशित हुआ समझा जाएगा। अगर खाली पुरोबंध और विक्रय के अधिकारों में प्रत्याशित हुआ समझा जाएगा यह लिखा हो तो बात ठीक है। ये मोचन का अधिकार कहां से आ गया? उस समय अकल इतनी नहीं आती थी कि 94 भी पढ़ लें, और 94 कहता है कि मोचन ऊपर की ओर और पुरोबंध और विक्रय नीचे की ओर। तो एक बंधक संपत्ति के कई बंधक होने की दशा में, ठीक है, मध्यवर्ती बंधकदार जो होगा, क्योंकि पूर्विक बंधकदार सबसे पहले बंधकदार के बाद जितने हैं चाहे तो मध्यवर्ती जाएंगे, तो जो मध्यवर्ती बंधकदार है उसे मोचन का अधिकार भी होगा अपने पूर्विक बंधकदार का, और उसे पुरोबंध और विक्रय इसके अधिकार भी होंगे वो नीचे वालों के। ये बात समझ में तब नहीं आती थी, और इतने हम काबिल कभी नहीं रहे कि हम बेयर अमेंड कर दें। जैसे कई लोग बेयर भी अमेंड कर देते हैं कि गलत छपा होगा, ये हमारे मन का विश्वास रहा कि नहीं, अरे एक एडिशन गलत छप सकता है, ठीक, एक एडिशन गलत छप गया तो एक एडिशन में 2000 किताबें, तो 2000 बेयर गलत होने चाहिए। हर बेयर में ये बात मिल रही है तो फिर ये बेयर गलत नहीं है। मेरी समझ में कहीं कोई कमी है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। और फिर जरा सी लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती, ठीक है। बड़े दिनों में ये समझ में आया जब सेक्शन 94 के साथ इसको पढ़ा कि यार हो तो सकता है कि एक बंधकदार के पास मोचन का अधिकार भी हो, क्योंकि 91 वो भी कहती है बंधकदार, क्योंकि वो बंधक संपत्ति में हित रखने वाला, मोचन की साम्या में हित रखने वाला व्यक्ति, ये हो गया। क्योंकि बंधक संपत्ति पहली बार तो पूर्विक बंधकदार के लिए बंधक हुई, बाकी शर्त के लिए तो मोचन की साम्या बंधक हुई, क्योंकि बाकी जब पूर्विक बंधकदार आ गया तो बंधककर्ता के पास बचा क्या? संपत्ति माइनस पूर्विक बंधकदार का हित, ये तो बचा। तो उसने जो सेकंड बंधकदार को दिया वो तो मोचन की साम्या थी बंधक, तो संपत्ति, ये तो अब उसके पास है ही नहीं, क्योंकि संपत्ति का मतलब हुआ पूरा। अब पूरा तो उसके पास है नहीं क्योंकि एक हित वो दे चुका पूर्विक बंधकदार को। तो ये बातें समझने में समय ले लेती हैं, ठीक है। तो सेक्शन 91, 94 दोनों को मिला के पढ़े तो मोचन का अधिकार ये बंधकदार के पास हो सकता है, ठीक है। तो कहता है कि आपका ये व्यक्ति इस बंधकदार के हित में प्रत्याशित हुआ समझा जाएगा, जो बंधकदार के हित का मोचन कराएगा। सेक्शन 91 का निर्दिष्ट व्यक्ति है, बंधककर्ता से भिन्न है, ये उसके अधिकारों में प्रत्याशित हुआ समझा जाएगा, और मोचन, पुरोबंध और विक्रय के वे ही अधिकार रखेगा जो पहले बंधकदार के हैं, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? विधिक प्रत्याशन, ये विधिक प्रत्याशन है, ठीक है। क्लियर कर दिया उसने कहा इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रत्याशन अधिकार कहलाता है, इस धारा द्वारा, और धारा कानून की है, इसलिए विधिक प्रत्याशन कहलाएगा। इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रत्याशन अधिकार कहलाता है, तथा जो व्यक्ति उसे अर्जित करता है वह उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशीन हुआ कहलाता है जिसके बंधक का वह मोचन कराता है, जिसके बंधक का वह मोचन कराता है उसके अधिकारों में प्रत्याशीन हुआ ये कहा जाता है, ठीक है। ये पोजीशन आ गई। अब सेकंड बात कह रहा है जिसे अभिसमयात्मक प्रत्याशन कहा जाता है। अब वो बात कह रहा है जिसे कन्वेंशनल सबरोगेशन ये कहा जाता है। अब वो बात आ रही है, ठीक है। संविदा के माध्यम से प्रत्याशन, क्योंकि उधार आपने सिर्फ दिया है बंधक धन, इसके प्रतिसंदाय को सुनिश्चित करने के लिए बंधककर्ता को कोई धनराशि, तो आप प्रत्याशित नहीं होंगे अधिकारों में, बिकॉज यू आर ए स्ट्रेंजर, आप तो अजनबी हैं। संविदा बंधक की किसके बीच हुई थी? बंधककर्ता और बंधकदार के बीच। आप कौन है? और अगर आप बंधककर्ता के मित्र हैं
और उसको बंधक धन उधार दे रहे हैं, तो या तो संविदा करिए बंधककर्ता के साथ कि हम बंधकदार के अधिकारों में प्रत्यासीन होंगे, तो बात ठीक है। अन्यथा बंधकदार के अधिकार ये आपको क्यों मिल जाए? क्योंकि बंधकदार के अधिकार मिलते ही आपको पुरोबंध और विक्रय का अधिकार आएगा। आपके धन की अतिरिक्त सुरक्षा ये सुनिश्चित हो जाएगी उसकी वापसी की। और अगर आप अपने धन की वापसी की अतिरिक्त सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वो तो विधिक प्रक्रिया इसी से सुनिश्चित करिए। या तो बंधक कराइए, गिरवी आडमान जो कराना चाहिए कराइए, अन्यथा आपके द्वारा जो धन उधार दिया जा रहा है वो तो अनियोज्य दावा है। उसे ऑटोमेटिकली कोई सुरक्षा जो कानून किसी संविदा के माध्यम से उपलब्ध कराता है वो उपलब्ध क्यों हो जाए? होनी नहीं चाहिए। जो चीजें संविदा के माध्यम से उत्पन्न होती है वे संविदा के माध्यम से उत्पन्न होगी, ऐसे क्यों हो जाए? इसीलिए यहां लिखा है। ठीक है, अभिसमयात्मक। ठीक है, क्या कहता है? वह व्यक्ति जिसने बंधककर्ता को वह धन उधार दिया है जिससे बंधक का मोचन हुआ है, उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्यासीन हो जाएगा। लेकिन क्या कब होगा? जिसके बंधक का मोचन कराया गया है यदि बंधककर्ता ने रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा यह करार किया है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रत्यासीन हो जाएगा, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपने धन भी उधार दिया बंधककर्ता को उस बंधक धन के भुगतान के लिए, जिसका भुगतान बंधककर्ता ने आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से किया है, फिर भी आप उस बंधकदार के हित में प्रत्यासीन हुए नहीं समझे जाएंगे, जिसके हित का मोचन बंधककर्ता ने करवाया है। आप नहीं समझे जाएंगे जब तक कि बंधककर्ता कैसे रजिस्टर्ड लिखत द्वारा, लिखत शब्द लिखा है, लिखत, और लिखत इसका मतलब डीड हो गई। लिखत की अंग्रेजी डीड है, और लिखत की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी धारा 3 में कि लिखत एक ऐसी लिखत है, एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी अधिकार को उत्पन्न करता है, जो किसी अधिकार को खत्म करता है, जो अधिकार को विस्तृत करता है, जो अधिकार में कमी लाता है। ये रिटन नहीं, ये लिखित नहीं है, ये लिखत है। रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा बंधककर्ता को, और रजिस्ट्रीकृत होनी चाहिए, खाली लिखत है तो भी कुछ नहीं, तो भी आपने धन उधार दिया, देते रहिए, आप करते रहिए, इससे कुछ नहीं होता। आपने धन उधार दिया, आपके ही धन से बंधकदार उसके हित के बंधक का मोचन ये कराया गया, फिर भी आप बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशीन हुए नहीं समझे जाएंगे। भले ही लिखित लिखत ये भी है, रिटन डीड ये भी है, नहीं समझे जाएंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए। ठीक है, आप बंधकदार के हितों में प्रत्याशीन ये नहीं समझे जाएंगे। क्यों? क्योंकि बंधकदार को एक अतिरिक्त सुरक्षा अपने बंधक धन के लिए ये प्राप्त है पुरोबंध और विक्रय के रूप में। धारा 68 में अगर धारा 68 की स्थिति आ गई तो बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार ये भी है उसका। ये सारी चीजें, तो इसलिए आप यूं ही बंधकदार के अधिकारों में प्रत्याशी नहीं हो सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने धन उपलब्ध करा दिया होगा, आपकी बंधककर्ता दोस्ती होगी। इससे क्या होता है? आप कानून द्वारा उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सुरक्षाओं को लेना चाहते तो कानून की प्रक्रिया का पालन करिए। बंधकदार ने तो संविदा की थी बंधककर्ता से, आप भी करिए। तो अगर रजिस्ट्रीकृत लिखत नहीं है तो आप इस तथ्य के बावजूद कि आप ही ने धन उपलब्ध कराया है, आप उसमें प्रत्याशीन हुए नहीं समझे जाएंगे। हां, अगर रजिस्टर्ड लिखत आ गई, नाउ आपकी जो पोजीशन है ये लगभग बंधकदार जैसी ही हो गई। अब लेकिन चूंकि धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति आप नहीं है भाई, धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति आप है नहीं, इसलिए
धन उधार देने के बाद संविदा करना आपके लिए जरूरी हो गया, और तब आप अगर रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ऐसा करार कर लेते तो ठीक है, अब आप उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्यासीन हुए समझे जाएंगे जिसके हित का मोचन कराया गया है। और उसके अधिकारों में तो उसका अधिकार मोचन, पुरोबंध और विक्रय जो होंगे उन अधिकारों में, क्योंकि उसके बाद मोचन का अधिकार ये भी हो सकता है, आपने हो सकता है किसी मध्यवर्ती बंधकदार इसके हित का मोचन ये करा लिया हो, ठीक है, तो फिर आपका उसके अधिकारों पर प्रत्यासीन हुए आप समझे जाएंगे, ठीक है। कहता इस धारा की कोई भी बात किसी व्यक्ति को प्रत्यासन का अधिकार प्रदान करने वाली न समझी जाएगी जब तक कि उस बंधक का जिसके बारे में इस अधिकार का दावा किया जाता है मोचन पूर्णतः यह न करा लिया गया। यानी अगर आप सेक्शन 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति हैं और आपने बंधक संपत्ति का भागतः मोचन ये कराया है, यानी बंधक धन का पूर्ण भुगतान नहीं किया, कुछ ब्याज बकाया रह गया, कुछ मूलधन का पार्ट बकाया रह गया, तो फिर प्रत्यासन का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक पूर्ण मोचन ये न कराया गया तब तक इस धारा द्वारा प्रदत्त प्रत्यासन का अधिकार किसी व्यक्ति को मिल गया है ये नहीं समझा जाएगा। ऐसे ही आपने धन उधार दिया तो फिर अगर आपने पूर्ण, ठीक है, इतनी धनराशि उधार नहीं दी है और रजिस्ट्रीकृत लिखत ये नहीं है कि पूर्ण बंधक का मोचन हो, तो आप इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रत्यासन के नाते धारित कर रहे हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा। अब एक चीज और, सेक्शन 92 कंप्लीट हो जाएगा, बस एक चीज और रह गई कि हमने आपसे कहा था कि कानून में जो लिखा होता है वो भी पढ़ा जाता है और कानून में जो नहीं लिखा होता है वो भी पढ़ा जाता है। सेक्शन दोनों तरह से पढ़ा जाता है, एक्सप्रेसली एंड इंप्लाइडली। कानून जब अभिव्यक्त रूप से दो पैराओं के माध्यम से सिर्फ दो लोगों को प्रत्यासन का अधिकार दे रहा है, एक वो व्यक्ति जो धारा 91 में निर्दिष्ट व्यक्ति है और बंधककर्ता से भिन्न है, और दूसरा वो व्यक्ति जिसने धन उधार दिया है किसे, बंधककर्ता को प्रत्यासन कराने के लिए, और साथ ही बंधककर्ता से रजिस्ट्रीकृत लिखत ये भी, ठीक है, निष्पादित कराई है इस बाबत कि वह उस बंधकदार के अधिकारों में प्रत्यासीन होगा जिसके हित का, ठीक है, मोचन उसके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि इससे कराया जा रहा है पूर्णतः, ठीक है। तो सिर्फ दो ही लोगों को प्रत्यासन का अधिकार मिलेगा, इसका मतलब अन्य किसी को नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये निकल आया, यानी वॉलंटरीली आप खुद ही खुद बंधकदार के हित का मोचन करा लो, ठीक है। बंधककर्ता तो मतलब ही मत रखो, बंधककर्ता आप गए बंधकदार को पैसे दिया है कि भाई आपसे तुम्हारा बंधक खत्म, उनसे मतलब तुम नहीं रखोगे। देखा पिक्चरों में दिखाया जाता है कि वो गए हमारा नाम न बताना, इलाज के पैसे हम दिए दे रहे हैं, इस टाइप की हरकतें आती है ना पिक्चरों में, तो फिर आप प्रत्यासीन हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्यों, दो ही लोग प्रत्यासीन हो सकते हैं, आप दोनों में नहीं, आप तो दोनों में ही नहीं है भाई, दो ही लोग प्रत्यासीन हो सकते हैं, तो बता दिया ना कानून ने, पहला धारा 91 निर्दिष्ट व्यक्ति, दूसरा रजिस्ट्री लिखत होनी चाहिए और आपके द्वारा पैसा दिया जाना चाहिए। आप खुद ही खुद दे आए तो दे, आप बंधकदार के उसमें प्रत्याशीन ये तो नहीं हो गए। और अगर आप ये कह के दे के आए कि हमारा नाम न बताना, इसका मतलब अनुग्रहित तौर पर पैसा देने की आपकी इच्छा है, ठीक है ना, तो फिर आपने दान कर दिया, अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अब आप बंधककर्ता से व्यक्तिगत रूप से भी नहीं वसूलोगे। हाँ, बंधककर्ता को आपने दिया लेकिन रजिस्ट्री लिखत नहीं है, तो आप बंधककर्ता से व्यक्तिगत रूप से वसूलो, लेकिन बंधकदार के हितों में प्रत्याशीन आप नहीं हो, ठीक है। अतिचारी कोई बंधक संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गया, ठीक है, और उसने बंधकदार के, ठीक है, पैसे चुका दिए और बंधककर्ता से कहता कि अब हम बंधकदार हो गए, हमें पैसे दो तुम, ठीक है, हमसे बंधक का मोचन कराओ। नहीं, अतिचारी
के पास कोई हित नहीं है, क्योंकि अतिचारी को किसी ने हित दिया ही नहीं बंधक संपत्ति में। बंधकदार को संपत्ति में हित है भाई, बंधकदार को तो संपत्ति में हित है ना। एक संपत्ति का एक हित का अंतरण स्वयं बंधककर्ता ने उसके पक्ष में किया था, और बंधकदार का हित अर्जित आप कर सकते थे, या तो आप पैरा 1 में होते या पैरा 2 में होते। ना आप पैरा 1 में है ना आप पैरा 2 में है, आप कौन है? ट्रेसपासर, अतिचारी, जबरदस्ती घुस गए। तो आप बंधकदार की, ठीक है, बंधकदार की जो बाध्यता है, बंधकदार के प्रति जो बाध्यता है, बंधकदार का जो बंधक धन है, उसका भुगतान भले ही कर दो, लेकिन आप बंधकदार के हितों का अर्जन नहीं कर सकते। तो देखिए, प्रत्याशन के अधिकार में कुछ है नहीं, लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन आता है वो मोचन के अधिकार। ये मोचन का अधिकार जो लिख दिया गया, इससे बड़ा दिक्कत होती है। हमें तो हुई, आपको हो न हो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें तो हुई कि बंधकदार का मोचन का अधिकार कहां से आ गया। ठीक है, लिखा हुआ ना मोचन पूर्वबंध और विक्रय, तो बंधकदार का मोचन का अधिकार कहां से आ जाता है? वो सेक्शन 91 है और 94 है। 92 कंप्लीट हुआ, और 92 कंप्लीट होते ही बंधक कंप्लीट सा हो जाता है। अब 93, 94, आज 94 आधा तो हमने आज ही बता दिया है। कल कोशिश करेंगे 93, 94, ठीक है, 95, 96 और 98, इतने ही बचे हैं। कल कोशिश करेंगे कि ये भी हो जाए और खत्म हो बंधक। ठीक है।